बांग्लादेश की एयरफोर्स काफ़ी वीक है। जैसे बांग्लादेश को लग रहा होगा कि भारत एक थ्रेट है बांग्लादेश के लिए और वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाए। काफ़ी कमज़ोर एयरफोर्स है ये। 44 फाइटर एयरक्राफ्ट्स ही हैं बांग्लादेश की एयरफोर्स में जो भी और वो भी सारे ओल्ड विंटेज के हैं। उसमें 4.5 जनरेशन का उनके पास कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। तो अब जब एक ट्रेनर्स है उनके पास अराउंड 75 टू 80, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है 15 से 20, उनके पास हेलीकॉप्टर है 65 टू 75 और टोटल एक्टिव फ्लीट तकरीबन सबको अगर मैं मिलाऊं तो 200 प्लेटफॉर्म्स की है। तो वो कोई एक देश के लिए इसको बांग्लादेश का अब देखिए नॉर्मली बांग्लादेश को कहीं से भी थ्रेट होनी नहीं चाहिए थी बिकॉज बांग्लादेश के बॉर्डर पे कौन है, भारत ही है। और और एक साइड आपका म्यांमार, आप म्यांमार को अगर लेके चले तो अब बांग्लादेश को लग रहा होगा कि भारत के साथ रिलेशन खराब हो रहे हैं तो हम अपनी मिलिट्री को भी मजबूत करें और पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता बनता उनको नजर आ रहा है बिकॉज अभी जियो पॉलिटिक्स में भी बदलाव हुआ है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हुए हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो हर एक देश अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है उस संदर्भ में अगर हम इसको लें, अब भारत भी तो अपना एयरक्राफ्ट एक्वायर कर रहा है, नए नए एयरक्राफ्ट ले रहा है, इसको रशिया के साथ बात हो रही है, डील्स हो रही हैं। तो इसको क्या हर्ज है अगर बांग्लादेश भी इस तरीके की अगर अपनी सोच रखता है तो वो भी अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए कोशिश करेगा। और जब आप वर्ल्ड मार्केट में जाते हैं और आपको एक एडवांस एयरक्राफ्ट चाहिए लाइक 4.5 जनरेशन, तो आप कॉस्ट फैक्टर भी देखते हैं। तो आई थिंक ये जो JF-17 की प्राइस अगर हम कंपेयर करें विद अदर प्लेटफॉर्म जो वेस्टर्न कंट्रीज बेच रही है या रशिया बेच रहा है, उससे ये उनको काफी सस्ता पड़ेगा। तो तो उसी कॉन्टेक्स्ट पे मैं इसको लेता हूँ। मैं इसको कोई ज़्यादा जो इसको फिक्र होने की बात नहीं है भारत को, बिकॉज देयर इज अ वाइड डिस्पैरिटी और हमारा कोई इरादा बिल्कुल ही नहीं है बांग्लादेश के ऊपर कोई हमला करना, इस टाइप का कोई देखिए जैसा आप वो कहते हैं, वो मैंने वंस आई हर्ड दी फॉर्मर पाकिस्तानी थे आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी। तो उस वक्त ना 2010 में इंडिया वाज वर्किंग ऑन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो मैं नया मतलब डिस्कशन चल रही थी बहुत ज्यादा, आई थिंक किसी इंडियन आर्मी चीफ साहब ने उसके ऊपर बात की थी। तो मैं उसके ऊपर मैंने नई मास्टर्स की इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो मैं एक थिंक टैंक में काम कर रहा था कोल्ड स्टार्ट के ऊपर, एक कॉन्फ्रेंस थी। तो मैंने उसके ऊपर बड़ा रिसर्च की। तो वहां पे मैंने एक कोट पढ़ा अशफाक परवेज कियानी का। उसने कहा कि व्हेन वन हैज कैपेबिलिटी, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। सो द पॉइंट इज कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है ना, तो इंटेंशन तो कभी भी बदल सकती है। तो वो मतलब आपके पास कैपेबिलिटी तो है, यू कैन शूट, यू कैन यूज योर एयरफोर्स अगेंस्ट बांग्लादेश। सर्कमस्टांसिस, हालात कभी भी कैसे बदल सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स बढ़ाए, क्योंकि इंडिया की ये जो अजारादारी है खित्ते में, इसको चैलेंज किया जाए। बिकॉज इंडिया डोमिनेंस चाहता है, हेजमनी चाहता है। तो पाकिस्तान के साथ कोई और मुल्क भी तगड़ा मिले कि इंडिया को जरा थोड़ा सा वो टफ टाइम दिया जाए, साथ चाइना भी होगा, तो इंडिया की घर में ही कोई नहीं सुन रहा होगा। तो कहावत है ना चिमा साहब, एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको एक्चुअली सुनाना चाहता हूँ। मोर द मेरियर, है ना? आज है ना? आज क्या हाँ, इसका मोर द मेरियर। हाउ टू तो वो कोई जो हमको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान चिंता कर सकता है और जो हमको कोई जो चैलेंज नहीं है बांग्लादेश से, और ना ही बांग्लादेश को हम एक चैलेंज मानते हैं। ये एक टेम्पररी फेज है, आप देखेंगे। बिकॉज सी आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिकली जो देश एक्चुअली लगे होते हैं ना एक दूसरे के साथ इस तरीके से, बांग्लादेश 90% लैंड बॉर्डर्स इंडिया के साथ है, 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके घेरे हुए हैं, 54 डाउन स्ट्रीम रिवर्स भारत से बांग्लादेश जाती हैं। आपका गेंजेस वाटर ट्रीटी है, आपका फरक्का अपराध से पानी आता है,
उनके लीन टाइम में हम उनको पानी देते हैं, उनको फूड ग्रेन्स, उनको $11.07 बिलियन का हमारा ट्रेड है, और जो इलेक्ट्रिसिटी भी है वो आपका अंबानी और अदानी इसको दोनों इसको मिलके बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो इस टाइप की जब एक डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे देश में, तो मुझे लगता है कि ज्यादा देर तक तनाव नहीं हो सकता। अगर आप पीछे भी, अगर आपको मैं ले जाऊं, जब बीएनपी गवर्नमेंट भी थी उस टाइम पे पावर में, उस टाइम भी बांग्लादेश और भारत के रिलेशन को ज्यादा अच्छे नहीं थे, पर देयर वाज नेवर अ ब्रेकडाउन ऑफ रिलेशंस। एंड और मैं मानता हूं कि ये जियोपॉलिटिक्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी हु आर स्टूडेंट्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, हु डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, और हम अपनी अच्छा, सोच जल लगाते हैं साहब इस चीजों में, तो हमको इन चीजों को उस नजरिए से देखना चाहिए। जल साहब, आपको क्या लगता है आफ्टर जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई मई के अंदर, उसके बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया पाकिस्तान की ये जो आउटरीच हुई है, बांग्लादेश, लीबिया, सऊदी अरब, अजरबैजान, असला बिक रहा है, बातें हो रही हैं, $4 अरब की लीबिया के साथ एक डील हुई है रिसेंटली, सुनने में आया, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया। आपको क्या लगता है, मतलब पाकिस्तान की जो मार्केट है, मतलब पाकिस्तान की एक्सेस बढ़ी है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग मिलिट्री हार्डवेयर? इससे पहले कोई बड़ी डील्स नहीं हुई अगर माजी में देखा जाए। मैं देख रहा था रिसेंटली एक रिपोर्ट, अभी एक बड़ी डील जो $4 अरब की हुई है, लेकिन बांग्लादेश को भी अगर पाकिस्तान बेचने में हो जाता है, और सुनने में आया आज़रबाईजान ने भी कुछ पाकिस्तान से JF-17 थंडर लिए हैं जो पाकिस्तान पहुंचाएगा। तो ये डू यू थिंक कि एट होम इंडिया ये महसूस करता है कि हमने गलती की है पाकिस्तान को छेड़ के मई में, इनकी तो ग्लोबल रेलिवेंस बढ़ गई है, हम चले थे पाकिस्तान को डराने, उल्टा काम जो है ना वो खराब हो गया? व्हाट डू यू मेक नहीं, ऑफ दैट सर? नहीं, देखिए, अब पाकिस्तान में आप बैठे हुए हैं, आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है आज, और आपकी इंडस्ट्रीज, आपने मिलिट्री की आपने बात करी, अगर हम इसको मिलिट्री को साइड में करते हैं, अपनी एक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज देखिए, पाकिस्तान में क्या मैन्युफैक्चर होता है, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कितना है, आप क्या एक्सपोर्ट अपना करते हैं, फूड ग्रेन्स में आपको सफिशिएंसी है या नहीं है। तो ये सारे जब एक एक हम कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर की बात करते हैं ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में इट इज नॉट ओनली द मिलिट्री, इट इज द इकोनॉमिक पावर ऑल्सो, इट इज डिप्लोमेटिक पावर ऑल्सो। और पाकिस्तान, देखिए, हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, और आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, इंडिया में हमारा भारत भी अपना नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। तो बल्कि आई थिंक आई शुड बी क्वाइट हैप्पी इफ इन केस हमारा नेबर अच्छा कर रहा हो, बिकॉज दैट मेक्स दैट एनवायरमेंट मोर स्टेबल फॉर अस। बिकॉज जहां पर भी अगर हम देखेंगे डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी, और दिस थिंग, एक इंस्टेबिलिटी का फैक्टर उस कंट्री में आ जाएगा, और जब एक कंट्री इंस्टेबल होती है तो वो अपनी कौम की जो फोकस है, ये जो अपनी अपनी कौम की अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है, और फिर वो कहीं ना कहीं पे उल्टे काम करने लग जाती है। तो इसको, ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान के साथ, और इट हैज बीन ऑलवेज लाइक दिस, दैट टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल, मिलिट्री हैज बीन इंडल्जिंग इन a lot of एक्टिविटीज विद इंडिया। और मुझे तो, बल्कि आपके साथ आई थिंक आई शुड बी हैप्पी विद फॉर यू दैट पाकिस्तान इज स्टेबलाइजिंग, और पाकिस्तान जितना स्टेबल होगा शायद वो पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए भी एक अच्छी बात है। चले, ये तो सही बात है, लेकिन जल साहब, इंडिया ने हमेशा हिस्टोरिकली पाकिस्तान को, एक जारी बात है, बड़ा रिस्क समझा और है। अब इंडिया क्या समझता है कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान पेडोरा बॉक्स खोल ली हैं बहुत ज़्यादा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी वाइज इस खित्ते में तो कोई आपका दोस्त ना रहा। अगर मैं सही मानों में बात करूं कि मालदीव, श्रीलंका, यस दे आर नेबरिंग कंट्रीज, नेपाल, बट दे डोंट हैव दैट मच ऑफ सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस की वजह से देखा जाए। तो इंडिया की दोस्तियां तो फिर शुरू होती हैं जाके कहीं आगे थाईलैंड से, या इधर इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर यूएई से शुरू होती हैं। डोंट यू फील कि इंडिया इज आइसोलेटेड इन अ वे कि इट लॉस्ट फ्रेंडशिप्स इन द रीजन,
और इग्रेशन या जो जैसे सार्क को डिसफंक्शनल कर देना या कोर्जन की पॉलिसी जो है, इट इज नॉट वर्किंग एंड इंडिया नीड टू रीथिंक मे बी के चीजें कुछ और अंदाज से करनी चाहिए। तो देखिए, अगर जो आपकी स्टेटमेंट को अगर मैं एनालाइज करने की कोशिश करूं, तो पाकिस्तान और चाइना तो हमेशा हमारे दुश्मन रहे। तो दैट इज नथिंग न्यू। 20, 30, 40 साल से ये सिचुएशन है। तो वहां तो कोई चेंज नहीं है। जहां पे चेंज आया है, एंड यू आई मस्ट एडमिट के चेंज आया बांग्लादेश में। और बांग्लादेश के चेंज के बाद ही हम ये स्टेटमेंट्स सामने आ रही है कि अभी इंडिया आइसोलेट हो गया, इंडिया का कोई साथी नहीं हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। बांग्लादेश ऑल्सो, मैंने आपको बताया दैट इट इज अ सिचुएशन which can always be stabilized, and it is because आज कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। एक बार इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी। अगर अगर आप तारिक रहमान का 31 पॉइंट प्लान अगर आप उसको पढ़ें जो उसने लागू किया है या उसने अनाउंस किया है, ही वांट्स टू मेक बांग्लादेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2030, बाय 2047, सॉरी। तो वो उस तरीके से आगे अपना बांग्लादेश को लेके जाना मांगता है। वो एजुकेशन के ऊपर अपना जीडीपी का 5% अपना लगाना चाहते हैं, हेल्थ केयर पे 10% लगाना चाहते हैं जीडीपी। तो जब एक बंदा इस तरीके की बातें कर रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं कर रहा है। अभी वो सोच रहा है कि हम बांग्लादेश को कैसे उबारें इस सिचुएशन से, जो इंटरनल सिचुएशन है। आज देखिए, आज आपके पास बांग्लादेश का एयर चीफ आया, ओके फाइन, बट जो इंटरनल सिचुएशन है बांग्लादेश की आज, दैट इज प्रीटी बैड। और जहां पे उनका इन्फ्लेशन अभी 8.7% हो चुका है। मैं काफी बांग्लादेश के पैनल्स के साथ प्रोग्राम में रहता हूँ। वो बताते हैं वहां पे, जो मैं अपने आप नहीं बता रहा हूँ, वो अपनी सिचुएशन अपने देश की बताते हैं कि वी आर अंडरगोइंग स्ट्रेस एंड वी वांट अ गुड गवर्नेंस टू कम टू बांग्लादेश, कि हम अपने देश को सुधार पाए। तो अभी हमको शायद थोड़ा और टाइम देना चाहिए बांग्लादेश को, बिकॉज ये जो शेख हसीना का जो एपिसोड हुआ है ना, ये उसकी वजह से काफी बैकलैश है बांग्लादेश में, काफी एंटी इंडिया फीलिंग्स है। आई यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो और इसको डिफेंड वाली भी बात नहीं है। हम क्यों एक रियलिटी को डिफेंड करें? बिकॉज बांग्लादेशी जो चैनल में आते हैं वो बताते हैं कि दिस इज द सिचुएशन। जमात इस्लामी का वहाँ पे रिसर्जेंस हुआ है, और आपका इस्लामिक जो आपका पावर और जो आपका यूथ जो है वो मॉब सड़कों पे आ गया है। वहाँ पे हम रोज देख रहे हैं कि एक ना एक हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। तो इस तरीके की एक सिचुएशन है बांग्लादेश में, जो बांग्लादेश के लिए खुद के लिए अच्छी नहीं है। एंड आई थिंक possibly if there is a more sensible leader, and we hope that Tariq Rahman will prove, because अभी जो रेटिंग्स आ रही है, BNP is most likely to win the election। अब टाइम बताएगा कि ये कोलिशन में जमात के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे या इनको मेजोरिटी ऐसे मिल जाएगी कि खुद बना पाए। पाकिस्तान बड़बोलेपन के लिए जाना जाता है और इसी बड़बोलेपन में कुछ आवाजें ऐसी आ रही जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन तीनों देश मिलकर भारत के ऊपर हमला करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो फौज है बहुत कमजोर फौज है। उसके अंदर ना पावर है और ना ही उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो भारत के साथ लड़ सके, युद्ध कर सके और उसको झेल सके। वहीं पर बात करें अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, नो डाउट उसमें आधुनिक हथियार हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल है, जो भारत को तंग कर सकते हैं। उनकी जो मिसाइलें हैं वो भारत को परेशान कर सकती हैं, से परेशान कर सकती हैं, होना कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान इतना कैपेबल नहीं है कि वो भारत के साथ युद्ध लंबे समय तक झेल सके। वहीं बात करें अगर हम चीन की, तो नो डाउट भारत के सामने जो चीन है वो मजबूत पड़ता है। उसके पास टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट वेपन्स हैं जो भारत को बहुत परेशान कर सकते हैं। लेकिन क्या चाइना इस तिकड़ी में एक तरह से कूदेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं कूदेगा? उसके रीजंस हैं।
चाइना कभी भी भारत के साथ युद्ध नहीं करेगा। बातों बातों में जो मर्जी एक दूसरे को बोल दें वो अलग बात है, लेकिन युद्ध कभी नहीं हो सकता है, और होगा तो बहुत बड़े लेवल पर होगा। उसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देशों के बीच में दिखेगा, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर दिखेगा। चीन से अगर युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है जो हिंद पैसिफिक है वो भी इम्पैक्ट करेगा, वर्ल्ड ट्रेड है वो भी इम्पैक्ट में आएगा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद में अमेरिका और जापान की भी इसमें एंट्री होगी, और जो कि चीन नहीं चाहता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि जैसा पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हम तिगड़ी मिलकर भारत को सबक सिखाएंगे, क्योंकि भारत का वर्चस्व जो है वो साउथ एशिया में बहुत बढ़ता जा रहा है। आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।